क्या आप रूट कैनाल के बाद एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हो? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक ग्लोबल थ्रेट बन चुका है। इसका मतलब ये है कि एंटीबायोटिक्स ह्यूमन बॉडी पे असर करना बंद कर रही है और इसका रीज़न ये है कि हम बेवजह लोगों को एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं जबकि उन्हें इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम रूट कैनाल की ही बात करें तो मैंने काफ़ी सारे क्लिनिशियंस को देखा है। इवन मेरे पास जब प्रिस्क्रिप्शन आते हैं तो मैं चेक करता हूँ, उसमें मुझे देखने को मिलता है कि लोगों को 10-10, 15-15 दिन की एंटीबायोटिक्स दी जा रही है इररिलेवेंटली, जबकि उसका कोई यूज़ नहीं है। हालांकि ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि एक रिचुअल बन चुका है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। कुछ लोगों को पता ही नहीं कि एंटीबायोटिक्स देनी भी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक आर्टिकल शो कर रहा हूँ जिसके अकॉर्डिंग रूट कैनाल के दौरान एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है, और अगर कोई प्रिस्क्राइब कर रहा है तो इसे हम एंटीबायोटिक का अब्यूज़ कहते हैं, क्योंकि पेशेंट को इस चीज़ की नीड ही नहीं है लेकिन फिर भी हम पेशेंट को ये दिए जा रहे हैं। अब ये चीज़ 100% लागू नहीं होती है। ऐसा नहीं कि हर केस के अंदर हम एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर हमें देनी पड़ती है, लेकिन 95% केसेस ऐसे होते हैं, 95 भी नहीं 99% केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर हमें एंटीबायोटिक्स देने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम देते रहते हैं क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में आ चुका है, हमारा पैन उसी तरफ चलता है। एंटीबायोटिक्स आखिरकार करती क्या है? ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो पैथोलॉजिकल बैक्टीरियाज होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करती है, जिसकी वजह से कुछ गुड बैक्टीरियाज भी हमारी बॉडी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्योंकि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे काम करती है। यानी कि एंटीबायोटिक्स ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ख़त्म करेगी, वो काफ़ी सारे स्ट्रीम्स ऑफ बैक्टीरियाज को ख़त्म करती है, जिसमें कुछ अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को नीड होती है, और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनकी वजह से हमें इन्फेक्शन हुआ होता है। तो खराब बैक्टीरियाज के साथ साथ अच्छे बैक्टीरियाज भी हमारी बॉडी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ क्या होता है कि बैक्टीरियाज अपने आप में एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि जो एंटीबायोटिक का डोज उन पे काम कर रहा था अब उन्हें हायर डोज की ज़रूरत है बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इससे क्या होता है, बॉडी रेजिस्टेंट होती जाती है और एक टाइम ऐसा आएगा फ्यूचर में कि कोई भी एंटीबायोटिक ह्यूमन बॉडी पर काम ही नहीं करेगी। और अक्सर आप देखते होंगे कि जो लोग अपनी छोटी एज से या किसी मेडिकल कंडीशंस की वजह से एंटीबायोटिक्स खाते जाते हैं, उनकी बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को या तो हायर कंसंट्रेशन देनी पड़ती है एंटीबायोटिक्स की, या फिर एंटीबायोटिक को चेंज करना पड़ता है। लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि फाइनली ये रेजिस्टेंस उस हायर कंसंट्रेशन के लिए भी क्रिएट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि रूट कैनाल के दौरान एंटीबायोटिक हमें क्यों नहीं देनी चाहिए। देखिए, पल्प के अंदर इन्फेक्शन हुआ और उस पल्प को हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन के ज़रिए रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से बैक्टीरियल कंटैमिनेशन हट जाता है। साथ में हम बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइट EDTA, जो कि इन बैक्टीरियाज को लोकली जाके इन्वेड करके वहाँ से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस जगह पर हमें एंटीबायोटिक की नीड ही क्यों है? क्योंकि हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए मैकेनिको केमिकल प्रिपरेशन के ज़रिए उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर रहे हैं, तो आपको एंटीबायोटिक्स की नीड ही नहीं है। लेकिन कुछ केसेस जैसे इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग सेलुलाइटिस की कंडीशन में हमें कई बार एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है, वो भी बहुत ही लोअर कंसंट्रेशन के अंदर, क्योंकि सेलुलाइटिस के अंदर क्या होता है, जो इन्फेक्शन है वो स्पेस के अंदर चला जाता है जहाँ से उसको रिमूव करना पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पर दो चीज़ें आती है, या तो बॉडी उसको खुद हील कर ले या फिर हमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है उस जगह से उस बैक्टीरियल लोड को कम करने की। दैट्स इट। इसके अलावा पल्पाइटिस की अगर हम बात करें, इवन पेरियोपाइकल एब्सेस के केस में भी आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको जस्ट अपनी BMP इरिगेशन अपने प्रोटोकॉल्स को कंप्लीट करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली पेशेंट का पेन ठीक हो जाता है। हालांकि ये ग्लोबल इशू है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड है, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर ही सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू माल प्रैक्टिस। क्योंकि कुछ ऐसे भी प्रैक्टिशनर्स हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन उनका एक रिचुअल बना हुआ है कि पेशेंट को एंटीबायोटिक तो देनी है, अमॉक्सिसिलिन तो उन्हें खिलानी है, जो कि बहुत ही खतरनाक है पेशेंट्स के लिए क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं है, साथ में वो पेशेंट्स के लिए भी खतरा है और आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। मैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर स्टार्टिंग से ही एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करता ही नहीं हूँ रूट कैनाल के केस में। रेयरली ऐसा कोई चांस होगा, रेयरली ऐसा कोई केस होगा। इवन अगर मैंने 4-5 साल की जो प्रैक्टिस करी है उसके अंदर भी मैंने कुल मिला के 10 पेशेंट्स को दी होगी एंटीबायोटिक RCT के केस में। इसके अलावा मैं एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करता ही नहीं हूँ पेशेंट्स को, मैं देता ही नहीं। मैं कहता हूँ आपको ये लेनी ही नहीं है, सिर्फ एक पेन किलर, वो भी अगर पेन हो तो लेनी है वरना नहीं लेनी, क्योंकि हमें हमारी RCT पे कॉन्फिडेंस है। हमें पता है कि अगर हम अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, अच्छे से वहाँ पर इरिगेशन करेंगे तो पेशेंट को पेन होगा ही नहीं, और अगर पेन होता भी है BMP का
तो पेशेंट मेडिसिन लेके उसको सबसाइड कर सकता है। इसके लिए एंटीबायोटिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही आपको अपने स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल्स को थोड़ा सही करना पड़ेगा। स्टरलाइजेशन को अगर आप अच्छा कर लेते हो तो आपके सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, रूट कैनाल के टाइम पे हो सके तो आप एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब मत किया करो, क्योंकि इसका कोई भी यूज़ नहीं है। जस्ट एक पेन किलर, दैट्स इट। उसके बाद पेशेंट का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। आप करके देखो, आपको खुद ऐसा लगेगा कि हाँ आप इतने टाइम से क्या कर रहे थे। साथ में पेशेंट की पॉकेट पे भी कम लोड जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स कॉस्टली आती है। तो पेशेंट को बेफालतू की 200-300 की दवाइयाँ खिलाने से बेटर है एक 5 रुपये की पेन किलर दे दो और पेशेंट उसमें खुश रहेगा। तो इस टॉपिक को समराइज करते हुए आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। दिस इज डॉक्टर सुनील साइनिंग ऑफ।